चलिए अब रुक करते हैं उन खबरों का जो आज तमाम अखबारों की हेडलाइंस बनी है, जिन्होंने फ्रंट पेज पर जगह दी है। और तमाम अखबारों में एक ही खबर आज सुर्खियां बटोर रही है, वो है अखिलेश यादव को सपा से निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। अपनी ही पार्टी से निकाले गए मुख्यमंत्री, दैनिक जागरण ने इस तरह से इस खबर को छापा है। मुलायम ने रामगोपाल को भी सपा से निकाला और प्रदेश से सत्ता शीर्ष पर आर पार का संग्राम अब जारी हो जाएगा। साल का आखिरी दिन और आखिरी दिन में इतना बड़ा जो एक झटका है वो मिला है अखिलेश के समर्थकों को। और जगह जगह खासतौर पर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में अखिलेश समर्थक अपनी अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इतिहास लिख गया और मुलायम सिंह ने भरे गले और नम आंखों से पुत्र और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। उनके साथ ही पिछले 4 महीने से विवाद में केंद्र रहे प्रोफेसर रामगोपाल को 6 साल के लिए दोबारा पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और शनिवार का दिन दोनों खेमों के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि आज मुलायम और अखिलेश ने विधायकों और अपने प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। बैठक में मुलायम नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर सकते हैं, जबकि अखिलेश अपनी सरकार बचाने का हर जतन करेंगे। दूसरी ओर रामगोपाल ने 1 जनवरी को विशेष अधिवेशन भी बुलाया है। हम आपको बता दें कि इस अधिवेशन में मुलायम के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कराकर उन्हें हटाने का प्रयास होगा। और रात को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे कुछ लोगों से अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी है। तो इस चीज को आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, समाजवादी पार्टी मेरी है। इसके अलावा अमर उजाला मुख्यमंत्री अखिलेश सपा से बर्खास्त, वही खबर तमाम अखबारों में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा यूपी की अगर राजनीति में देखें तो बहुत ही बड़ा उठापटक हुआ है। इससे तमाम बाकी की पार्टीज को तो जहां फायदा मिलेगा ही, लेकिन अब देखना यह होगा कि अगला स्टेप अखिलेश यादव का क्या होगा। ये जो साइकिल के 2 पहिए थे, अब वो किस तरफ अपनी मंजिल की तरफ रुख करेंगे। क्या अखिलेश यादव के लिए ये जो फैसला मुलायम सिंह यादव ने लिया है, ये किस तरह से अखिलेश यादव का जो टिकट है वो काट भी सकता है। और हो सकता है कि अखिलेश यादव के पास कई ऑप्शंस है। अखिलेश यादव किसी और पार्टी के साथ समर्थन में जा सकते हैं, या फिर अपनी ही पार्टी अलग से बना सकते हैं, या फिर जो उनके चुने हुए विधायक हैं उनको कह सकते हैं कि वो अलग अलग चुनाव चिन्हों से ताल ठोक सकते हैं, यानी कि निर्दलीय चुनाव चिन्हों से ताल ठोक सकते हैं। तो चलिए अखबारों के बाद अब रुक करते हैं खबरों का। तो खबर समाजवादी पार्टी की, जहां के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सभी घोषित प्रत्याशियों की लखनऊ में आज बैठक बुलाई है। ये बैठक पार्टी कार्यालय में 10:30 बजे होगी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की ओर से एक बयान भी जारी कर ये जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि सपा के 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होना है। और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार सुबह 9 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। अखिलेश ने यह बैठक पार्टी कार्यालय पर नहीं बल्कि अपने घर पर बुलाई है और मुख्यमंत्री के इस फैसले को सपा मुखिया के खिलाफ उठाया गया है। उस कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने तमाम विधायकों की बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी बैठक बुलाई है। तो यानी आज भी लखनऊ में सियासी माहौल गर्म रहेगा। और 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 सपा के लिए काफी उठापटक वाला साल रहा। पिछले कई महीनों से यही उठापटक चल रही थी कि आखिरकार इस सियासी दंगल का क्या होगा। जो घर के भीतर मची कलह है, जो पार्टी के भीतर बची कलह है, उसका क्या होगा। और समाजवादी पार्टी 2 फाड़ हो गई है। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने पार्टी महासचिव को रामगोपाल यादव को भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर करने के साथ ही अखिलेश समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुलायम सिंह ने अखिलेश के साथ साथ पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को भी पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने दोनों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। कोई भी हो, पार्टी विरोधी अगर काम करेगा मुख्यमंत्री तो पार्टी हमारी प्राथमिकता है और हमारी पार्टी की वजह से तो ये बना ही मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री ही अपना भविष्य खराब कर रहा, तो हम क्या करें।
उधर 3 महीने में पार्टी से दूसरी बार निकाले गए राम गोपाल यादव ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे असंवैधानिक बताया। ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है, जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। पार्टी में दोफाड़ होने के संकेत बुधवार को ही मिलने लगे थे, जब मुलायम सिंह ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें कई अखिलेश समर्थकों के नाम गायब थे। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने गुरुवार को 235 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया। मामला यहीं से बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अखिलेश यादव को सपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और 6 साल के बाद निकाले जाने के बाद गुस्साए अखिलेश समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और अखिलेश का निष्कासन रद्द करने की भी मांग की है। यूं तो समाजवादी पार्टी में सियासी संग्राम लंबे अरसे से जारी था, लेकिन शायद ही किसी को उम्मीद थी कि पिता मुलायम बेटे अखिलेश को एक झटके में पार्टी से निष्कासित कर देंगे। मुलायम कुनबे में मचे राजनीतिक घमासान का ये सबसे तनावपूर्ण मौका था, जब पिता ने बेटे को सपा से 6 साल के लिए निष्कासित करने का ऐलान किया। अखिलेश के निष्कासन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अखिलेश के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। अखिलेश भैया को सीएम बनाइए, शिवपाल भैया भेज दीजिए, समर्थक मुलायम और शिवपाल से अखिलेश की वापसी की मांग करते नजर आए। गुस्साए समर्थकों ने शिवपाल यादव के पोस्टर भी फाड़े। अखिलेश के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। वापस ले ना ले, फैसला जो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप इससे और मजबूत होंगे। उनको पार्टी में ले ना ले, प्रदेश के नेता है अखिलेश यादव और वही नेता रहेंगे, पार्टी में रहे ना रहे। मुलायम के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई। बड़ी संख्या में अखिलेश के घर के बाहर मौजूद समर्थकों ने नारेबाजी की। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और यूपी के सीएम अखिलेश यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को बिना नोटिस दिए सपा से निकालने के बाद सड़कों पर आ चुके हैं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का समाजवाद। अखिलेश यादव के समर्थकों ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर मुलायम सिंह के पोस्टर्स फाड़े और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे में अब क्या अखिलेश अपने पिता और चाचा से पूरा हिसाब चुकता करेंगे? आज ये करीब करीब तय भी हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इससे और मजबूत होकर उभरेंगे? नहर रेट आंदोलन और सर्वहारा वर्ग की लड़ाई से अपने सियासी सूरज को सत्ता के आसमान पर बिठाने वाले समाजवादी मुलायम सिंह यादव आग बबूला हैं अपने बेटे सीएम अखिलेश यादव पर ही। लखनऊ में बेटे अखिलेश ने चुनावी लिस्ट क्या जारी की। इस कदर नाराज हुए कि यूपी के सीएम और अपने जिगर के टुकड़े के साथ ही अपने प्रोफेसर और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर रामगोपाल यादव को ही सपा से बाहर कर दिया। बिना किसी नोटिस, बिना किसी बातचीत के बता दिया कि सपा सुप्रीमो की ही चलेगी, तुम्हारी नहीं, किसी और की नहीं। अब मुलायम के हाथों निष्कासन पर रामगोपाल का दर्द छलक उठा। कहा समाजवाद के सुप्रीमो ने नैसर्गिक न्याय को ठेंगा दिखाया, सड़क पर समाजवाद को ला दिया। कोई मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच के बड़े मायने हैं। वेट एंड वॉच के मायने अब अपने तरीके से रखिएगा, 2-3 दिन बाद आपको मालूम पड़ जाएगा क्या किसी तरह की क्या कोई नहीं। लगता है कि सुलह की कोई गुंजाइश है अब? देखिए, गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमें लग नहीं रहा है कुछ। यूपी के सत्ता की अंगूर के स्वाद की राह देखती बीजेपी के रणनीतिकार इससे खुश हैं, लेकिन इन्हें अभी भी सपा सुप्रीमो के घर के अंतर्कलह के पीछे सत्ता पाने के हथकंडों की साजिश की बू आ रही है। मुलायम सिंह जी जब पहली बार नेता बने थे तो वो समाजवादी नेता थे। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, पूरे समाज के नेता बन के आए थे।
फिर स्वयं उन्होंने अपने को संकुचित किया और एक वर्ग के नेता बन गए, फिर और संकुचित किया, एक जाति के नेता बन गए, और फिर जब सत्ता को सही मायने में साझा करने की बात आई तो केवल और केवल परिवार के नेता संकुचित करके परिवार के नेता, और आज हालत ये हो गई कि परिवार में न वो बेटे के नेता रह गए न भाई के नेता रह गए। मुलायम सिंह ने पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश को लूटा, अपना घर भर दिया। पिछले 4.5 साल से अखिलेश यादव गलत या सही खनन माफिया, शराब माफिया, बार बार भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बाहर निकाला, फिर शपथ दिलाई। या तो अखिलेश यादव मनमोहन सिंह है कि उनके सामने गलत होता चला गया तो भी दोषी हैं, और जो उत्तर प्रदेश के हालात है तो भी दोषी है। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस यूपी की लड़ाई में हाशिए पर है। सपा से उसका चुनावी गठजोड़ हुआ नहीं। बसपा ने उनकी उम्मीदें पहले ही धूमिल कर दी हैं। भगवा बीजेपी उसकी नंबर 1 दुश्मन है। ऐसे में कांग्रेस को सपा सुप्रीमो के घर में चल रही रार के पीछे बीजेपी का ही हाथ दिखता है। अगर उत्तर प्रदेश में जहां एक चुनी हुई सरकार है वहां इन अनस्टेबिलिटी की स्थिति पैदा होती है तो भारतीय जनता पार्टी अब से पहले ही चोर दरवाजे से सत्ता में आने के कयास लगाने लगी है। इसी प्रकार का कुत्सित प्रयास किया गया था पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में, जहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। सपा मुखिया भले ही उम्र के इस मोड़ में भाई शिवपाल के मुंह में हो, लेकिन युवाओं में लोकप्रिय सीएम अखिलेश की हौसला अफजाई करने की बजाय पार्टी से बाहर कर दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि चुपचाप अपने पिता मुलायम और चाचा जान शिवपाल के कदमों पर चलते हुए अखिलेश यादव ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को सपा से बाहर करने का ऐलान कर तहस नहस न कर दें। खुद असली पार्टी अध्यक्ष होने का दावा कर मैनपुरी से सांसद धर्मेंद्र यादव को यूपी का अध्यक्ष बना दे। ठीक उसी तरह जैसे 24 अकबर रोड दिल्ली में घटी 1969 की घटना कहीं 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में ही दोहराई जा सकती है। कुछ भी हो, लेकिन सपा एक नए इतिहास की गवाह बनने जा रही है। जिस तरह से साल 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेकर देश में एक राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया था, वैसे ही कुछ अखिलेश यादव लखनऊ में करें तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ गलत कहा हो तो बताइएगा। कुमार मयक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और सपा में मची उठापटक के बीच जहां पार्टी नेताओं का कहना है कि जल्द ही इस मुश्किल से पार पा लिया जाएगा और पार्टी में सब ठीक हो जाएगा, वहीं बीएसपी, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल सपा परिवार में मची कलह पर चुटकी ले रहे हैं। जितने भी समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में, सबने श्री मुलायम सिंह यादव जी में अपना पिता देखा है और श्री अखिलेश यादव जी में अपना भाई देखा है। सबको पूरा विश्वास है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी जो भी मसले हैं उनको आपस में बातचीत करके सही करेंगे, और समाजवादी पार्टी हमेशा एक रही है और एक रहेगी। हमारी गुजारिश थी कि लोग मिल बैठ करके तय करें, चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि कई दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों पर प्रस्थापनाओं की भिन्नता, वैचारिक भिन्नता वो व्यक्ति की भिन्नता में तब्दील हो जाती है। हम तो अभी भी हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि इतनी बड़े चैलेंज के मद्देनज़र छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार करें, अन्यथा इतिहास हर चीज़ दर्ज करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से लूट चल रही थी। दोनों हाथ से पिता और पुत्र, चाचा और भतीजे सब लूट रहे थे। जब ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय कहा था कि लोग पछताएंगे इस तरह के एक मुख्यमंत्री को चुनने के बाद, कि ये विचारधारा की, सिद्धांत की, नीति और कार्यक्रम की पार्टी नहीं है, लूट की पार्टी है। और जब लूट, अब चुनाव आने जा रहा था तो अब ये सोच रहे थे अगले 5 साल अब कौन लूट करे, तो उस लूट के लिए अब झगड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि इसका चेहरा, जो नकाब इन्होंने लगा रखा था विकास का, खत्म हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया था, और जब जनता का हिसाब लेने का वक्त आया तो पूरा सैफई परिवार आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे को निकाल रहे हैं। और फिर निकालने की बात क्या करें, हमने देखा है कि मुलायम सिंह जी ने रामगोपाल जी को पार्टी से निकाला, फिर पार्टी में वापस ले लिया। तो न तो उनके यहां निकाले जाने की कोई नीति है, न पार्टी में वापस लेने की कोई नीति है। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश और रामगोपाल यादव के निष्कासन के बाद अब कई रास्ते खुले हुए हैं। बेटे को समझा सकते हैं मुलायम। हो सकता है कि पिछली बार की तरह मुलायम बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल को फिर समझा लें,
ऐसी सूरत में तीनों फिर उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर सकते हैं और एक नई लिस्ट सामने आ सकती है। उस लिस्ट में अखिलेश के कुछ समर्थकों को जगह मिल सकती है, हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है। चुनाव चिन्ह पर दावा। अगर बात नहीं बनी तो दोनों गुट साइकिल पर दावा कर सकते हैं और चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचना तय है। इसमें रामगोपाल यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन के समय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वही देते हैं। वो खुले तौर पर अखिलेश के साथ है, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग का होगा। नई पार्टी बना सकते हैं अखिलेश। अखिलेश यादव अपने सभी लोगों को किसी नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा दे। ऐसी पार्टी को खोजना मुश्किल नहीं है जिसका चुनाव चिन्ह आयोग से पहले ही रजिस्टर्ड हो। अगर अखिलेश के सभी समर्थक एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं तो इससे फायदा हो सकता है। इस विकल्प की संभावना सबसे ज्यादा है। कांग्रेस आरएलडी से गठबंधन कर सकते हैं अखिलेश। अखिलेश यादव कांग्रेस और आरएलडी से गठबंधन भी कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव लगातार गठबंधन के पक्ष में बात कर रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह इसके खिलाफ ही रहे हैं। अखिलेश की तरफ से गठबंधन की संभावना इसलिए भी दिखती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 235 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और जिन सीटों पर कांग्रेस जीती थी उसमें से ज्यादातर पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। इनकी भूमिका होगी अहम। सबसे बड़ी भूमिका इन उम्मीदवारों की होगी जिन्हें अखिलेश और मुलायम दोनों की लिस्ट में टिकट मिला है। अब उन्हें तय करना होगा कि वो किस ओर जाएंगे। राज्यपाल का रोल। राम नाईक तुरंत अखिलेश को बहुमत साबित करने का हुक्म दे सकते हैं और अखिलेश जीत गए तो मुलायम का खेल खराब हो सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन। सीएम अखिलेश इस्तीफा दे सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो ये तमाम वो विकल्प हमने आपको बताए जो अखिलेश यादव अब आगे अपना सकते हैं। और जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी में ये जो घमासान जारी था अगस्त महीने से, उसका आज साल के अंत में जाकर जो पूरा कह सकते हैं कि जिसकी पेशेंस जो है वो टूट गई और निष्कासन कर दिया गया अखिलेश यादव का 6 साल के लिए पार्टी से। अब अखिलेश यादव का अगला स्टेप क्या होगा, ये आज बैठकों से पता चलेगा। अनामिका सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे, आज बैठक में ये पता चल जाएगा कि कौन किसमें शक्ति ज्यादा है और कौन आगे अपनी उम्मीदवारी कर सकता है, साबित कर सकता है। अनामिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हम आपको बता दें कि निष्कासन के बाद अखिलेश यादव समाजवादी ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मेरी है और अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसे में अब अखिलेश यादव का अगला स्टेप क्या होगा, ये आज मीटिंग जो है उनमें पता चल जाएगा। एक 9 बजे मीटिंग रखी गई है और एक 11 बजे। तो यूपी में चुनाव से एन पहले समाजवादी पार्टी बिखर चुकी है। अपने निष्कासन के ठीक बाद अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि असली समाजवादी पार्टी उनकी है, पिताजी के आसपास के लोगों ने उन्हें गुमराह किया है। वहीं रामगोपाल यादव ने निष्कासन को असंवैधानिक बताया है। इससे पहले मुलायम ने अखिलेश और रामगोपाल को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया और मुलायम ने कहा है कि रामगोपाल और अखिलेश का भविष्य खराब कर रहे हैं और अखिलेश ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अखिलेश एक निजी न्यूज चैनल से उन्होंने बातचीत की और अखिलेश ने कहा कि वो अपने काम में दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आसपास के लोग पिताजी को गुमराह कर रहे हैं और असली समाजवादी पार्टी उनकी है। और रामगोपाल यादव ने भी अपने और अखिलेश के निष्कासन को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के आधे घंटे के भीतर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया, जवाब का भी इंतजार नहीं किया। तो आज का दिन अखिलेश यादव बनाम मुलायम सिंह यादव, और इसमें किसकी शक्ति ज्यादा दिखती है, किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ये देखना होगा। और कई महीनों की उठापटक ये चल रही थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने ही पुत्र अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव को और अपने भाई रामगोपाल यादव को शुक्रवार को पार्टी से निकाल दिया। अगस्त 2016 से ये उठापटक शुरू थी। अगस्त 2016 में अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के फैसले को पहले तो उसका विरोध किया, फिर शिवपाल यादव ने कहा कि फैसला लेने में उन्हें किनारे किया गया और इस्तीफे की धमकी दी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने दखल दिया और शिवपाल यादव को इस्तीफा देने से रोका। उसके बाद सितंबर पे चलते हैं,
तो सितंबर में शिवपाल यादव के करीबी और मुख्य सचिव दीपक सिंघल को अखिलेश यादव ने पद से हटा दिया। और एक बार फिर से अनामिका हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अनामिका, 2 मीटिंग्स हैं आज, और आज इन 2 मीटिंग्स में पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। रमन भाई, ये जो मीटिंगें हैं दोनों के लिए बेहद खास है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के लिए प्रत्याशियों की मीटिंग भी बहुत खास है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अखिलेश यादव की आज विधायकों के साथ बैठक, क्योंकि इस बैठक के जरिए ही अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि करीब कितने विधायक उनके साथ है और कितने विधायकों का समर्थन उनको मिल रहा है। अगर उन्हें विधायकों का समर्थन नहीं किया पूरा, तो जाहिर तौर पर विधानसभा भंग हो जाएगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अविश्वास मत जो है वो विपक्षी दल पेश कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार को खतरा हो सकता है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए आज का दिन बेहद चुनौती है, क्योंकि कल उनको सपा सुप्रीमो ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित तो कर दिया है, लेकिन चूंकि वो बतौर मुख्यमंत्री विधानमंडल दल की बैठक बुला सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बैठक बुलाई है। और इस बैठक में ही ये देखना होगा कि उनके पास कितने विधायकों का साथ उनको मिल रहा है और कितने करीब विधायक उनके सपोर्ट में आज जो है खड़े हैं, तभी जाकर के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हालांकि अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने भी आज बैठक बुलाई हुई है 10:30 बजे प्रत्याशियों की, और जिन प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है, तमन्ना गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो मौजूदा विधायक भी हैं, और देखना ये होगा कि ये विधायक अखिलेश खेमे में जाते हैं या मुलायम खेमे में जाते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश खेमे में जाते हैं ये तो जाहिर तौर पर इन्हें अपने टिकट से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर ये मुलायम की तरफ जाते प्रत्याशी में जाते हैं तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर पड़ते दिखाई देंगे। तो तमन्ना, आज अखिलेश यादव के तलवार की धार वाला दिन है, जो उनका जो भविष्य है वो भी तय करेगा। जी अनामिका, जो सूची जारी हुई थी उसमें 66 नाम ऐसे थे जो कॉमन थे, तो ये जो नाम है, जो कॉमन 66 नाम थे, क्या लग रहा है किसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? देखिए, अगर तमन्ना बात करें इसकी तो फिर कहना थोड़ा मुश्किल है। कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त है और ज्यादातर जो विधायक है या जो प्रत्याशी है वो अपने टिकट के अभी तक फेर में बहुत ज्यादा है। सबको अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है और अपने अपने हिसाब से जिसके पास जिसकी ज्यादा अगर बात करें ईमानदारी है या विश्वसनीयता है वो उसकी तरफ जरूर जाएगा, ये भी माना जा रहा है। ऐसे में कौन किसकी तरफ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अखिलेश समर्थक विधायक जो है, जो युवा टीम है अखिलेश की, कोर ग्रुप है अखिलेश का, वो कल रात से ही ऐसे विधायकों की तलाश कर रहा है जिसको वो उठाकर खिलाए और अखिलेश यादव के सामने पेश करे और उनके साथ उनको मिले। ऐसे में एक विधायक ऐसे भी है सईद अहमद, जिनको सुबह ही सुबह अखिलेश यादव के जो समर्थक विधायक है वो उनके आवाज पर गए थे और उनको अपने साथ लेकर के कहीं चले गए। तो विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए जो धरपकड़ है विधायकों की वो भी यहाँ पर जारी हो गई है। कुछ ऐसे भी किस्से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम अखिलेश यादव के घर के बाहर है, यहाँ पे अभी से जो हलचल है वो शुरू हो गई है और अब माना ये जा रहा है कि करीब 9 बजे से विधायकों का अंदर जाना भी शुरू हो जाएगा। जी, और अनामिका, अगर लेमैन की हैसियत से देखा जाए तो पलड़ा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी भारी दिख रहा है, क्योंकि पार्टी का चेहरा है अखिलेश यादव और जो समर्थक अखिलेश यादव की तरफ से जुट रहे हैं उनसे भी देखने को यही लग रहा है कि अखिलेश यादव के चेहरे के नाम पर वोट मिलते थे सपा को। तमन्ना का सवाल हो रहा है। जी अनामिका, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अगर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में किसी तरह का कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव को मिले, हो सकता है कि सिंपैथी वोट्स अखिलेश यादव के पास आए और दूसरी बात पार्टी का चेहरा रहे अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, देखिए दोनों बातें जायज हो सकती है अपने आप में, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ने जा रही थी और ऐसे में अगर बात की जाए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की बैठक की, अगर दोनों में बैठकर बातचीत नहीं होती तो जाहिर तौर पर नुकसान दोनों को ही होगा, क्योंकि जितने विधायकों का साथ मुलायम सिंह यादव को है शायद उतने विधायकों का साथ अखिलेश यादव को न मिले। और अगर समाजवादी पार्टी बगैर अखिलेश यादव की चुनाव लड़ती है तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कहीं न कहीं अपनी क्लीन इमेज बनाने में वो सफल रहे हैं और इसी सफल इमेज की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता में अखिलेश यादव की स्वीकार्यता है और इसी का फायदा शायद अखिलेश यादव उठाने का प्रयास करेंगे और इसी के दम पर वो कम से कम बार्गेनिंग की स्थिति में आएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए क्या दोनों में बात बनती है या फिर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब आर या पार के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। चलिए अनामिका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8 नवंबर का दिन शायद ही देशवासी कभी भुला पाएंगे, जब टीवी पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर नोटबंदी का फरमान जारी किया, जिसके बाद देश में भूचाल सा आ गया। किसी के लिए राहत तो किसी के लिए पीएम मोदी का ये फरमान आफत बन गया। नोटबंदी को 50 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी ना लाइनें खत्म हुई हैं और ना ही जनता को मनचाहे पैसे बैंकों से निकालने की छूट मिल पाई है। ऐसे में आज फिर पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन का आज सबको इंतजार है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी संबोधन के दौरान कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो चलन से बाहर हो चुके नोटों को जमा कराने के 50 दिन पूरे होने के बाद आगे का खाका भी पेश करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में नोटबंदी के बाद के रोड मैप के बारे में भी बताएंगे। ये राष्ट्र के नाम उनका दूसरा संबोधन होगा। इससे पहले 8 नवंबर को अपने संबोधन में उन्होंने 500 और 1000 के पुराने नोटों का प्रचलन बंद करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री अपने दूसरे संबोधन में 8 नवंबर को हुई नोटबंदी की घोषणा के बाद अर्थव्यवस्था के सामने पेश आई समस्याओं से निपटने के कदमों पर भी बोल सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नोटबंदी के ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये संबोधन काफी अहम माना जा रहा है कि पीएम इस संबोधन के दौरान कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। किसानों की कर्ज माफी पर ऐलान मुमकिन है और एलपीजी कनेक्शन के साथ 2 साल गैस भी फ्री देने की चर्चा हो सकती है। सस्ते घर बनाने के लिए ब्याज रहित कर्ज को लेकर ऐलान की सुगबुगाहट जनधन खाते के जमा रकम पर भी प्रधानमंत्री मोदी अहम बयान दे सकते हैं। और नए साल के मौके पर देश की जनता के लिए राहत पहुंचाने वाली खबर है। रिजर्व बैंक ने बैंक एटीएम से रोज पैसे निकालने की लिमिट बढ़ा दी है और आरबीआई के नए जारी निर्देशों के मुताबिक 1 जनवरी से लोग 4500 रुपए निकाल सकते हैं एटीएम से। अभी तक लोग एटीएम से एक दिन में केवल 2500 रुपए ही निकाल सकते थे। हालांकि लोग अपने बैंक अकाउंट से एक हफ्ते में अब भी केवल 24,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। 1 जनवरी से आरबीआई का ये फैसला पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। लिहाजा इस फैसले के बाद आम लोगों की परेशानी काफी कम होगी। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया। इसके जरिए लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज और रिसीव कर सकेंगे। डिजिधन योजना में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी सोच हमेशा नकारात्मक है, उन्हें ठीक करने की अब तक कोई दवा नहीं बनी है। प्रधानमंत्री ने चिदम्बरम के बयान पर भी जवाब दिया। नोटबंदी को लेकर चिदम्बरम ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आज प्रधानमंत्री ने इसका सदा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में डिजिधन मेला में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नया मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी तकनीक ला रही है जिसके जरिए बिना इंटरनेट के भी लेन देन हो सकेगा। अंगूठा जो कभी अनपढ़ होने की निशानी था, वो अब डिजिटल पेमेंट की ताकत बनेगा। एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता, ये उनकी सच्ची पहचान थी। विश्व के सामने भारत की मुद्रा नीति के संबंध में एक नएपन से अपने विचारों को प्रस्तुत। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की खिलाफत करने वालों पर भी तंज कसा। निराशावादी लोगों के लिए कोई दवाई नहीं बनी, इसलिए उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। नोटबंदी के बाद देश में बड़ा आर्थिक सुधार होगा। कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक। पीएम मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान पर चुटकी भी ली जिसमें उन्होंने काले धन को लेकर सरकार पर हमला किया था। चिदम्बरम ने नोटबंदी पर कहा था कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
इस बयान का जवाब प्रधानमंत्री ने सधे अंदाज में दिया। एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। तो जिस नेताजी ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सच तो बोले। ये चूहियां पकड़ने का ही काम है, जो देश का गरीब का धन खा जाते थे, वो चूहियां पकड़ने का ही काम है और चल रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी और कांग्रेस सरकार का ख्वाब लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि पहले अखबार में लोग पढ़ते थे कि कोयले और 2G में कितना गया, अब पढ़ते हैं कि कितना पैसा वापस आया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आ रहा है अब जान ही रहा है। ये जो भी आ रहा है गरीब के काम आने वाला है, गरीब की भलाई के लिए काम आने वाला है। देश को बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मंत्र था कि गरीबों को शक्तिशाली बनाया जाए, और तकनीकी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि गरीबों को शक्तिशाली बना सकती है। इसीलिए संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर डिजिटल पेमेंट ऐप का नाम भी भीम रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नोटबंदी तो खत्म हो गई है, पीएम मोदी का जनता से किए वादे का समय भी खत्म हो गया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या नोटबंदी के असर से देश को निजात मिल पाएगा, या फिर अभी इसका असर खत्म होने का इंतजार करना होगा। नोटबंदी को लेकर मुश्किलों के बावजूद देश में समर्थन किया। हालांकि विपक्ष इसे सरकार का तानाशाही फैसला बताता रहा। 8 नवंबर से शुरू हुई नोटबंदी की सियासत अगले साल में भी देखने को मिल सकती है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ शुरू हुई नोटबंदी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही देश के साथ किया गया प्रधानमंत्री के वादे का 50 दिन भी पूरे हो गए हैं। नोटबंदी की शुरुआत बैंकों और एटीएम के बाहर पैसे बदलने और निकालने से शुरू हुई, जो इतने दिनों तक बदस्तूर जारी रही, और अब बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का काम खत्म हो गया है। नोटबंदी को लेकर लोगों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जो इतना बड़ा इंडिया है, पहले अभी पूरा करेंसी हाथ में से चला था, एक कार्डलेस वर्ल्ड का है, इतना परेशान तो लेना ही पड़ेगा मुश्किल से। इसका अपना प्रधानमंत्री जो भी करने को जा रहा वो मेरा दिमाग में बराबर है, वैसे करना जब तक करना था बहुत साल पहले। मैं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे 2 दिन लाइन में खड़ा हूँ, आज भी लाइन में हूँ और फर्स्ट डे भी लाइन में था। बस कुछ बैंकें जो पैसा नहीं ले रही है उसके कारण जरूर प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फर्क नहीं मिला है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम कंडीशन रही है, कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और प्रॉब्लम वही रही है। पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ट्यूशन का फी नहीं दे पा रहे हम लोग टाइम से, सर लोग भी बोल रहे हैं हम लोग को, फिर से पेट्रोल पंप पे भी अधिकतर जगह पे नहीं ले रहे हैं नोट हम लोग से, ये सब प्रॉब्लम फेस हो रहा है हम लोग से। हालांकि बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने की तय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन रिजर्व बैंक में 31 मार्च तक पुराने नोट बदले जा सकेंगे। बैंकों की समय सीमा खत्म होने के बाद अब लोग रिजर्व बैंक का रुख करने लगे हैं। थोड़ा बहुत तो लाइनों में फर्क आया है, थोड़ा बहुत तो पैसे भी मिलने शुरू हुए हैं, मगर अभी तक वो सेटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ। देश में खातिर में उन्हें अनेक किचु होते पड़े, लेकिन क्या मैंने क्या बोलूं कोई मालूम नहीं है। तो फेस करना चाहिए, पब्लिक को फेस करना चाहिए, जे कोनो परिस्थितिते मानुष के फेस करते होबे। नोटबंदी को लेकर सियासत भी कम नहीं हुई और ये अब भी जारी है। नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। उनको लगता है कि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार पर उनका जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार था, ये कैसे खत्म कर दिया गया। तो इसलिए घबराहट भी है, बौखलाहट भी है, कोताहल भी है, लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए जो जंग शुरू हुई है बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो इस तरह की घबराहट, इस तरह की बौखलाहट से वो जंग रुकने वाली नहीं है। नोटबंदी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब बारी इसके नफा नुकसान के आकलन की है। नोट बैन के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क हैं। लोग इसे लेकर दावे और वादे कर रहे हैं। इन सब के बीच उम्मीद की जानी चाहिए कि नोटबंदी के पीछे सरकार ने जो सपने देखे थे वो पूरे हों, क्योंकि इसका सीधा असर देश की उस आम जनता पर पड़ेगा जो इतने दिनों तक लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अनिल बैजल आज दिल्ली के नए उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। आज 11 बजे राजनिवास में उन्हें उपराज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाएगी। उपराज्यपाल बनने के बाद अनिल बैजल के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के फैसले की फाइलें जांचने के लिए गठित शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली सरकार ने अन्य पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच भी एक बड़ा सवाल होगा। उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। नए उपराज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी सरकार को उसी तरह चलाएंगे जैसे केंद्र शासित प्रदेश को चलाया जाता है। वैसे तो अनिल बैजल का नाता दिल्ली से रहा है, वो बीजेपी की खुराना सरकार में भी काम किए हैं, वो डीडीए के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, लिहाजा दिल्ली की समस्याओं से वाकिफ रहे हैं। एलजी का पद ग्रहण करने के बाद उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की है। और झारखंड के गोड्डा की राजमहल परियोजना में गुरुवार की देर शाम खदान धंसने से हुई दुर्घटना में अब तक 11 कामगारों के शव निकाले गए हैं। अब भी करीब 2 दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका है और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खदान दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने उपायुक्त से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार द्वारा मुआवजे के ऐलान के बाद ईसीएल कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है और खदान हादसे में प्रभावित परिवारों को झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग ने भी 5-5 लाख देने की घोषणा की है। इस तरह हर मृतक के परिजनों को 12 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। खदान में खनन करने वाले वाहन और मशीनों को भी निकाला जा रहा है। अब तक 7 ऐसी मशीनें और वाहन हैं जिन्हें निकाला गया है। अब तक 7 ट्रिपर और 3 एक्सकलेटर्स निकाले गए हैं। ट्रिपर और एक्सकलेटर्स ही वो लोग ड्राइव कर रहे थे जिनकी मौत हुई है और दुर्घटना गुरुवार की शाम करीब 7:10 पर हुई थी। देखिए, इस तरह की घटना तो होती रहती है। दुर्घटना कोई बोल के आता नहीं है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी हमें फ़ोन की थी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम डीजीएम सेफ्टी को भेज रहे हैं पूरी घटना की जांच करने के कि लापरवाही की घटना हुई, क्या कमी थी, क्या कारण था, और जांच करके जो भी अधिकारी दोषी होंगे भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मुस्लिम कर्मचारियों को सिर्फ रमजान महीने के दौरान पढ़ने वाले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 90 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इसके अलावा अन्य धर्मों से संबंधित राज्य कर्मियों को उनके बड़े त्योहारों पर आयोजित होने वाली सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए अल्पकालिक अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को शासन आदेश जारी कर दिया गया है। और बता दें आपको कि 17 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम राज्य कर्मियों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 90 मिनट का समय दिए जाने का फैसला लिया गया है। तो चलिए इसी खबर पर बात करते हैं देहरादून में मौजूद हमारे संवाददाता रवि के वैश्य से। जी रवि, जरा डिटेल में इस खबर को बताइएगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार की जो कैबिनेट हुई थी 17 दिसंबर को, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था, एक आदेश पारित किया था कि
जुमे की नमाज के लिए अल्पसंख्यकों को एक वक्त दिया जाएगा 90 मिनट का, 12:30 से लेकर दोपहर में 2 बजे तक का, जिसको अब बदल कर तमाम तरीके के उसमें बदलाव किए गए हैं। और रमजान के महीने में जो जुमा पड़ेगा उस पे खास तौर पे उन्हें अल्पकालिक अवकाश देने की जो घोषणा अब की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो अन्य धर्मों के लोग हैं या जाति के लोग हैं उनको भी अल्पकालिक अवकाश देने का प्रावधान रखा गया है। खास तौर पे इसके लिए जो विभागाध्यक्ष होंगे जो उस डिपार्टमेंट के, उनके जरिए इस अवकाश को देने की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। तो जो सचिव जो सामान्य प्रशासन है बगोली, उन्होंने इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया है। तो साफ तौर पे अब जो आदेश जारी हुआ है वो ये है कि रमजान के महीने में पड़ने वाले जुमे पे अल्पसंख्यकों को नमाज के लिए बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं। लंबी कवायद के बाद उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार ने गेस्ट टीचर्स को तोहफा दिया है। सरकार ने अल्पकालिक शिक्षक सेवा भर्ती की नियमावली लागू कर दी है। और पूरी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं देहरादून, जहां मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि के वैश्य। जी रवि, पूरी खबर। देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नए साल से पहले ही उत्तराखंड सरकार ने जो गेस्ट टीचर्स थे उनको तोहफा दिया है। जो उत्तराखंड अल्पकालिक शिक्षक सेवा भर्ती नियमावली है उसको लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जो गेस्ट टीचर्स हैं 3 साल में परमानेंट हो सकेंगे। और जो विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें प्राध्यापक और जो LT संवर्ग के जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती सीधे तौर पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो गेस्ट टीचर्स थे जो लंबे समय से अपनी मांगों को स्थायी करने की जो एक बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उनमें इस बात की खुशी है। और जो सरकार ने जिस तरीके से इस नियम को लागू किया है, जो डॉक्टर रणवीर सिंह हैं जो मुख्य सचिव शिक्षा हैं, उन्होंने तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात मौसम के मिजाज की। दिल्ली NCR में साल के आखिरी दिन ठंड और कोहरे ने अपना कहर दिखा ही दिया। आखिरकार दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ है और कोहरे के साथ ही तेज हवाओं ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही कई फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल कोहरे और ठंड से लोग ज्यादा परेशान रहेंगे। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं लाइव। हिमांशु, आपके पीछे हम देख सकते हैं कोहरे की जो सफेद चादर है वो पूरी तरह से पड़ी है। विजिबिलिटी आपसे, आपका कैमरामैन से करिएगा, जरा कैमरा हिलाएं और विजिबिलिटी दिखाएं कितनी कम है। बिल्कुल तमन्ना, मैं आपको बता दूं कि कोहरा इस कदर यहाँ पर छाया हुआ है कि लोगों का जो घर से निकल रहे हैं या फिर जो लोग अपने ऑफिस जा रहे थे उन लोगों को खासी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोहरे ने किस तरह से पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। खासकर अगर उत्तर भारत की यहाँ पर बात की जाए, जैसा कि आपने भी बताया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि ये जो ठंड है ये अभी आने वाले 1-2 दिन में और ज्यादा बढ़ेगी और कोहरा इसी कदर अभी और बढ़ता जाएगा। अगर सुबह की विजिबिलिटी की बात की जाए तो सुबह की विजिबिलिटी काफी कम देखने में नजर आई और जो गाड़ियां थी उनकी जो चाल थी बहुत सुस्त हो गई थी, बहुत धीरे ये सारी गाड़ियां चल रही थी, क्योंकि सड़क पर मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर के दरमियान भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जैसा कि यातायात की बात की जाए तो यातायात पर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कई ट्रेनें यहाँ पर लेट हो गई हैं, कई ट्रेनों को यहाँ पर रद्द भी किया गया है। वहीं अगर फ्लाइट्स की बात की जाए तो कई फ्लाइट्स भी यहाँ पर बहुत देरी से चल रही हैं। वहीं जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 31 दिसंबर है आज, तो कई लोगों ने पार्टी प्लान की थी, कई लोग इस मौसम का मजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस ठंड से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ी थी, लेकिन जिस तरह से हिमाचल में अभी बर्फबारी हुई है उसका असर यहाँ पर अब दिल्ली में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि वहां पर बर्फबारी हो रही है और उसके बाद वो जो सर्द हवाएं वहां से चलना शुरू हुई हैं, उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है और लोगों की परेशानियों में यहाँ पर इजाफा कर दिया है। चलिए हिमांशु, आप भी अपना ख्याल रखिए। सुबह से रिपोर्टिंग में आप जुटे हैं इतनी कोहरे के बीच में, और जाहिर सी बात है 31 दिसंबर पार्टी का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन पार्टी के इंतजाम के चलते अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कोहरे का असर आपकी सेहत पे ना पड़े। अब एक नजर डालते हैं झारखंड की अहम खबरों पर और बात करते हैं रांची में मौजूद हमारे संवाददाता रफी सामी से। रफी, आपसे जानना चाहेंगे झारखंड की तमाम अहम खबरें। की बात करें तो झारखंड में इन दिनों
जैसा कि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता चला रहा है, सरकार के हर एक फैसले का, हर एक निर्णय पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगा रहा है और उसे गलत साबित कर रहा है, ठीक उसी तरह अब झारखंड सरकार के सत्ता दल पार्टी के सहयोगी मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने सरकार के कैबिनेट के निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहीं न कहीं एक बड़ा घमासान उत्पन्न कर दिया है कि रघुवर सरकार की कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से राज्य में बंद 105 खदानों को शुरू करने की फैसला लिया गया है, शुरू करने पर मुहर लगाया गया है, इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय का कहना है कि यह फैसला कैबिनेट की बैठक से नहीं लिया जा सकता था। इस निर्णय को विभागीय अधिकारी, विभागीय मंत्री ही ले सकते थे, जबकि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में जो बंद पड़े 105 खदान उसे शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल उठाए गए हैं विभागीय खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के द्वारा सरकार के कैबिनेट की बैठक पर, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो झारखंड सरकार के मंत्री परिषद है, जो झारखंड सरकार के मंत्री है, सरकार है, उसमें एक अंतर कला देखने को मिल रही है और ये बातें सामने आ रही है कि जैसा विपक्ष लगातार सरकार पर या सरकार के फैसलों पर आरोप लगाया करता था, अब राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो भी सरकार के और कैबिनेट तमाम के जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। ऐसे में मायानगरी मुंबई में नए साल के स्वागत का जश्न देखते ही बन रहा है। जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए मुंबई पुलिस बेहद चौकन्ना है। नए साल के मौके पर पब, मॉल और रेस्टोरेंट में लोग काफी तादाद में इकट्ठे भी हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस शहर भर में सतर्क रहेगी। तो कल 1 जनवरी, आज 2016 का आखिरी दिन 31 दिसंबर, और आज ज्यादातर लोग पुराने साल को अलविदा और नए साल के स्वागत के लिए पार्टी करेंगे। तो उसी पार्टी के चलते मुंबई में जो सुरक्षा है वो काफी स्तर कर दी गई है। और पूरी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं, हमारी संवाददाता स्वीटी अदमूलम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि पार्टी में किस तरह की खलल ना हो। जी बिल्कुल, आज 31 यानी नए साल के स्वागत के लिए मुंबई भर में अगर बात करें तो जश्न का आयोजन किया गया है, अलग अलग पार्टियों का आयोजन किया गया है, चाहे फिर वो बीच हो, 5 स्टार रिसोर्ट्स हो या फिर छोटे बड़े कितनी भी जगह हो, वहाँ पर अभी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और उनकी पैनी नज़र रहेगी इन सारी जगहों पर ताकि कोई भी अनुचित घटना ना घटे। 31 के दिन लोग नशे में धुत रहते हैं, पार्टी के मूड में रहते हैं, तो ऐसे में जो मुंबई पुलिस है वो हाई सिक्योरिटी पर है और हाई अलर्ट पर भी है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी जो है वो मुंबई शहर में कहे कोई आतंकी हमला ना कर दे, इसकी भी नज़र और खबरदारी रखी गई है। बता दें कि 7000 अतिरिक्त पुलिस कर्मी जो है आज 31 के पूरी रात को जो है मुंबई में तैनात रहेंगे, जिनमें कई सारे महिला पुलिसकर्मी भी रहेंगे ताकि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी ना हो, इस पर भी नजर रखी जाएगी। चाहे फिर वो महिला पुलिसकर्मी हो या फिर कांस्टेबल्स हो या फिर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हो, पुलिस निरीक्षक हो, आज महाकवच लिए खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसालगीकर और उनकी पूरी टीम जो है मुंबई शहर भर में तैनात रहेगी और अपनी नजर बनाए रखेगी, चाहे फिर वो ड्रग्स हो, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हो, महिलाओं के साथ हो रही कोई भी बदसलूकी हो, इन सारे मामलों पर जो है मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस की टीम आज शहर भर में तैनात रहेगी। 31 पर मुंबई पुलिस अपनी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।